नमस्कार, बात आज की चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। तेजा दशमी के अवसर पर विभिन्न जगह मेलों का आयोजन, श्रद्धालुओं में दिखा भारी उत्साह। ट्रांसफार्मर में दौड़ा करंट, गौवंश की तड़पते हुए हुई मौत। जनसंघ के संस्थापक दीनदयाल जी की जयंती मनाई, पुष्पांजलि का रखा गया कार्यक्रम। विधानसभा चुनाव से जुड़ रहे हैं आंदोलन, ईडब्ल्यूएस की शर्तों में सरलीकरण की मांग। शहीद हेमू कालानी की वंशज साध्वी अनादि सरस्वती ने अजमेर उत्तर से चुनाव लड़ने की ठोकी ताल। अब आपके शहर अजमेर में खुल गया है अनंत टीवीएस का नया शोरूम, जहां आपको मिलेंगे टीवीएस टू व्हीलर में इलेक्ट्रिक व नॉन इलेक्ट्रिक आईसी इंजन की विश्व स्तरीय रेंज। इलेक्ट्रिक व्हीकल में टीवीएस का iQube उपलब्ध है। ग्रामीण इलाकों के लिए टीवीएस का एक्सेल, साथ ही वर्ल्ड क्लास सर्विस सेंटर, ट्रेन टेक्नीशियनों के साथ व बैंकों से फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध है, वह भी बेहतरीन ऑफर के साथ। अनंत टेक व्हील IBM ऑफिस के सामने, आदर्श नगर, नसीराबाद रोड, अजमेर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। और अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। अजमेर के ऊसरी गेट से तेजाजी धाम पर आज तेजा दशमी के मौके पर भव्य मेले का आयोजन किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने तेजाजी के दर्शन किए। बाबा तेजाजी धाम श्रद्धालुओं की मनोकामना पूर्ति और कष्ट निवारण के कारण दूर दराज तक विख्यात है। अजमेर के ऊसरी गेट स्थित तेजाजी मंदिर में श्रद्धालुओं की मनोकामना पूर्ति के कारण श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। आज तेजा दशमी के मौके पर धाम कमेटी के लोगों द्वारा धाम पर श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था की गई। आज तेजा दशमी है और इसी पर ये मनाया जा रहा है तेजाजी का, और ये 200 साल पुराना ये मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है। और यहाँ पर सुबह से लेके काफ़ी तादाद के अंदर पब्लिक आ रही है। रात को यहाँ पर जागरण था और अभी सुबह 5 बजे से लेके और अभी तक के अंदर शाम तक 70,000 करीबन पब्लिक यहाँ पर आती है और दर्शन करते हैं, दर्शन का लाभ उठाते हैं। शाम को 7:30 बजे हमारे भैरव उपासक चंपालाल जी महाराज राजगढ़ वाले यहाँ पर पधारेंगे और उनके हाथों से ध्वजारोहण होगा और झंडे का सम्मान होगा। उसके बाद 12:15 बजे रात्रि आरती होगी। उसके बाद मेले का समापन होगा। ये ऊसरी गेट अजमेर का प्राचीन स्थान है। ऊसरी गेट तेजाजी की देवली। आज ये तेजाजी महाराज के ऊसरी गेट पे नवमी के दिन तो पूरी रात जागरण होता है और आज श्रद्धालु पूरे अजमेर के आसपास के इस बाबा के यहाँ दर्शन करने और अपनी मनोकामना मांगने आते हैं। मैं इन सभी यात्रियों की मैं शुभकामना देता हूँ। अध्यक्ष होने के नाते इस समिति का अध्यक्ष हूँ मैं, और कोई समस्या है
वो हमें बताएं ताकि हम आगे सुधार कर सकते हैं इसके लिए। करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी अजमेर शहर की विद्युत व्यवस्था भगवान भरोसे है। आए दिन बिजली के करंट से कोई ना कोई हादसे नजर आते हैं। बीती रात भी दौलतबाग चौराहे पर बिजली के करंट से गौवंश की मृत्यु हो गई। गनीमत रही इस हादसे के दौरान कोई व्यक्ति वहां से नहीं गुजर रहा था, वरना बड़ा हादसा हो जाता। जानकारी के अनुसार रविवार रात को अचानक तकनीकी खराबी आने से दौलतबाग स्थित चौराहे पर बरगद के पेड़ के पास ट्रांसफार्मर के आसपास विद्युत करंट दौड़ने लगा। इस दौरान वहां से गुजर रही एक गाय करंट की चपेट में आ गई और कुछ ही समय में गाय ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। करंट की सूचना पर पहुंचे पार्षद सुभाष जाटव ने टाटा पावर के लक्ष्मीकांत को फोन पर सूचना दी। लक्ष्मीकांत ने तुरंत क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति बंद कर दी और उसके बाद विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने ट्रांसफार्मर में दौड़ रहे करंट को दुरुस्त किया। तब जाकर क्षेत्रवासियों ने राहत की सांस ली। ये दौलतबाग चौराहे पे कहीं से हमारे जो पार्षद बीजेपी के कार्यकर्ता हैं संजय जी सोनी, मैं घर पे था, उनका एकदम अचानक अभी फ़ोन आया कि दौलतबाग चौराहे पर बड़ का पेड़ या ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, यहाँ फर्श के अंदर करंट आ रहा है, उसके करंट के कारण यहाँ गाय मर गई है। तो मैंने तुरंत टाटा पावर को सूचना दी है, लक्ष्मीकांत जी को, तो उन्होंने तुरंत लाइट बंद करवाई और टीम तुरंत आ रही है यहाँ टाटा पावर से। एक गाय मरी है, एक हाँ करंट फैला हुआ, लेकिन मैंने लाइटें बंद करवा दी है यहाँ की और टाटा पावर की टीम तुरंत इमीडिएटली आई रही है। निकल करके आई, आकर के देखा यहाँ पर गाय तड़प रही है। यहाँ लोग बाग खड़े खड़े तमाशा देख रहे थे। उन्होंने कहा कुत्ते को करंट आ रहा है, करंट आ रहा है, करंट आ रहा है। कुत्ता आया, कुत्ता भी निकल करके चला गया। मैंने कहा कोई लकड़ी लेकर क्या, कोई ढूंढ करके लेकर क्या, बोल रहे हैं हमको तो करंट आ जाएगा, हमको करंट आ जाएगा। वहाँ से लेकर के लकड़ी लेकर के यहाँ से गाय को पकड़ करके हमने खींचा, कुछ ही नहीं हुआ हमको। लेकिन ये गाय ने तो अपनी जान दे दी है, तो मर गई उन लोगों के भरोसे। हमने सबको फोन किया, किसी का फोन नहीं लग रहा है। हमने इनको भी फोन किया, पावर हाउस वालों को, टोल वालों को भी फोन किया, उनके फोन स्विच ऑफ आ रहे हैं। सब अपनी अपनी कोशिश कर रहे हैं फोन लगाने की, किसी का फोन नहीं लग रहा। अब कोई कह रहा है आ रहा है, कोई कह रहा है ये दौलतबाग के बाहर के है, फवारा चौक के पास में, यहाँ भजन हो रहे हैं इनके। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर अजमेर स्थित उनके स्मारक पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करी। इसके साथ ही सभी भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता जयपुर में मोदी की सभा में भाग लेने के लिए रवाना हुए। इस अवसर पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जीवन परिचय देते हुए अजमेर उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय देश के महान नेताओं में से एक थे, जो भारतीय जनता पार्टी के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। दीनदयाल उपाध्याय ने गरीब परिवार में जन्म लेने के बाद भी जन सेवा का कार्य करते हुए अपनी एक अलग पहचान बनाई। वहीं इस मौके पर मीडिया से रूबरू होते हुए भारतीय जनता पार्टी शहर जिला अध्यक्ष डॉक्टर प्रियशील हाड़ा ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर सेवा ही समर्पण कार्यक्रम के तहत जन सेवा के लिए कार्य किए जाएंगे। पुष्पांजलि कार्यक्रम में विधायक वासुदेव देवनानी, प्रभारी बीरम सिंह, शहर अध्यक्ष रमेश सोनी, पूर्व शहर अध्यक्ष डॉक्टर प्रियशील हाड़ा सहित भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। हमारे संगठन के यदि मैं जन्मदाता कहूँ तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी। हमारे प्रेरणा के स्रोत, जिन्होंने प्रथम संगठन महासचिव के रूप में संगठन को सींचा और आज उन्हीं की प्रेरणा और विचारधारा को लेकर के भाजपा विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनी है और 2/3 देश पर उसका शासन है। और इस विचार को लेकर के इसका परचम हर कार्यकर्ता के मन प्रयासों से फैल रहा है। उनकी हम यहाँ पर जो प्रतिमा है उसको हम अजमेर के कार्यकर्ता, क्योंकि सब लोग जयपुर रवाना हो रहे हैं, कार्यकर्ता पुष्पांजलि करते हुए जयपुर की ओर रवाना हो रहे हैं। आज जयपुर में इन्हीं पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर हमारे जो परिवर्तन यात्राएं चली राजस्थान में 18 से 20 दिन 200 विधानसभाओं के अंदर वह घूमी और उसका समापन आज जयपुर में ददिया ग्राम पंचायत में होगा और जो माननीय मोदी जी उसको संबोधित करेंगे। पूरे सारे विधानसभाओं के कोने कोने से लोग 5 लाख की जनता कार्यकर्ता वहाँ पे उपस्थित रहेंगे। अजमेर से भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता रवाना हो रहे हैं। सवेरे 7 बजे से रवाना होना शुरू हो गए। अजमेर उत्तर से 40 बसें और 150 चौपाई वाहन से कार्यकर्ता रवाना होते जा रहे हैं। मुझे लगता है कि यह एक अभूतपूर्व सभा होगी, जिससे सारे कार्यकर्ता नई ऊर्जा लेकर के अपने आकर के चुनाव में जुटेंगे और ये शंख आज होगा उसके आधार पे राजस्थान में हम भाजपा को विजय दिलाते हुए हम आगे बढ़ेंगे और कांग्रेस का सूपड़ा 2023 में साफ करेंगे और 24 में भी मोदी जी की सरकार लाएंगे। इस संकल्प के साथ आज हम सब लोग रवाना हो रहे हैं और मोदी जी के उद्बोधन से प्राप्त करके हम जन जन तक तो संदेश को पहुंचाएं। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को देखते हुए आंदोलनों का दौर शुरू हो चुका है।
इस बार ईडब्ल्यूएस आरक्षण समिति ने केंद्र सरकार से मांग की है कि राजस्थान सरकार की तर्ज पर जटिल शर्तों का सरलीकरण करें। प्रेस वार्ता में ईडब्ल्यूएस आरक्षण का कोटा 10 से बढ़ाकर 14% रखने की मांग की गई। राजपूत समाज के समर सिंह शेखावत ने बताया कि कुछ वर्षों पहले सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े स्वर्ण जातियों के लोगों के लिए आरक्षण व्यवस्था लागू की थी, जिसे ईडब्ल्यूएस नाम दिया गया। सरकारी नौकरियों में ईडब्ल्यूएस श्रेणी के युवाओं के लिए 10% आरक्षण तय किया गया। अब स्वर्ण संगठनों ने ईडब्ल्यूएस के आरक्षण कोटे को बढ़ाने की मांग की है। साथ ही यह मांग भी रखी गई कि राज्य सरकार की तरह केंद्र सरकार भी सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से पिछड़े युवाओं को आरक्षण दे। आज जो ईडब्ल्यूएस के मामले में लेके हम जो स्वर्ण कास्ट जितने समाज हैं वो इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि स्वर्ण कास्ट में जितने भी समाज हैं उनमें भी कुछ कमज़ोर वर्ग होता है, उसको यदि आरक्षण मिलता है और वो आरक्षण जैसे केंद्र सरकार ने दिया था उसमें जितने भी बाधाएं थी उन बाधाओं को हमारी राजस्थान सरकार ने सरलीकरण करके उसमें सारी बाधाएं हटाकर उसमें एक ही चीज़ रखी है, आर्थिक 8 लाख का आर्थिक यदि उससे कम है तो उसको पिछड़ा वर्ग में आर्थिक स्वर्ण कास्ट में माना जाएगा। तो उन्हें इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस, तो ईडब्ल्यूएस में जो राजस्थान सरकार में हमारे धर्मेंद्र सिंह जी राठौड़ ने इसमें बहुत बड़ा काम किया है और इन्होंने इसलिए काम किया कि एक राजपूत समाज में एक संघ परिवार होता है, उन्होंने हर गांव में हर जगह जाके ये मालूम किया है कि आप लोगों को क्या क्या दिक्कत आती है। बच्चों को बड़ी दिक्कत आती थी पढ़ना, एक दूसरी चीज़ है कि हम रेगुलर बच्चे पढ़ते हैं, परंतु वहाँ आप एसडीएम से जाके यदि बनाते हैं तो 10 चीज़ों को पार करते करते वो बच्चा थक जाता था। तो उन चीज़ों का जब सरलीकरण हुआ तो इनको ये हुआ कि हर साल आपको इकोनॉमिक सेक्शन का सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा। फिर हमने ये बात धर्मेंद्र सिंह जी को बताई कि भाई इनको बच्चों को हर साल जाना पड़ता है, यदि वो बच्चा अंडरटेकिंग देता है तो क्यों नहीं उसका हर साल को 3 साल तक बढ़ा दिया जाता है। तो ये बात विदिन 2 मंथ्स ये धर्मेंद्र सिंह जी ने मुख्यमंत्री जी की नोटिस में लाके इसको सरलीकरण कराया। हमारा उद्देश्य यही है आज के मीटिंग का कि प्रधानमंत्री जी आज राजस्थान में पधारे हुए हैं और आप एक मीडिया ही एक ऐसी चीज़ है जिसके थ्रू हम अपनी बात प्रधानमंत्री जी तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। तो हम आपसे बहुत रिक्वेस्ट करते हैं, आपका धन्यवाद भी देंगे इन एडवांस, क्योंकि आप हमारे राजस्थान के बच्चों का जिस तरह से राजस्थान में सरलीकरण होके नौकरी के लिए सुविधा मिली है, जो 8 लाख के उसके कोड बार बना रखा है, इसी तरह से यदि सेंटर बनाती है तो हमारे बच्चों को आईएएस या सेंट्रल की जितनी भी सर्विसेज हैं उन पर ये सुविधा मिलेगी। वो बहुत एक आसान हो जाएगा। हमारे बच्चों का ये जो सरलीकरण होने से लोगों के इधर उधर चक्कर काटने के बजाय वो अपनी पढ़ाई पे ध्यान देगा। इसलिए हाँ, 8 लाख का जिस तरह से ओबीसी इसमें बैकवर्ड क्लासेज में 8 लाख का सरलीकरण है, उसमें कोई बाकी बाधाएं नहीं है। वहाँ आप दूसरे अपने वाले समाज में ईडब्ल्यूएस वालों में ये बाधाएं हैं, तो इसमें उम्र का ये सब चीज़ें सरलीकरण के एक ही चीज़ रखो कि 8 लाख का यदि उसकी इकोनॉमी कम है तो इनकम टैक्स का रिटर्न देख लो और उसी हिसाब से उसको दे दिया जाए। तो वो किसी को न तो एसडीएम को सर्टिफिकेट देने में तकलीफ होगी, न तहसीलदार को सर्टिफिकेट देने में तकलीफ होगी और बहुत कर सरल हो जाएगा। अपने आप में एक अच्छा होगा, सारा समाज एक साथ पे, क्योंकि देखो ऐसा नहीं कि व्यापारी वर्ग में क्या किसी को कमज़ोर वर्ग नहीं होगा। सिंधी समाज में भी ठेले चलाते हैं और चलाते हैं, सब्जी बेचते हैं, तो क्या कमज़ोर नहीं है? कमज़ोर हैं। उन चीज़ों के लिए सरलीकरण करने के से सबसे बड़ा आसान ये होगा कि बच्चे को सर्टिफिकेट लाने में बहुत सुविधा रहेगी। विदिन नो टाइम उसको सर्टिफिकेट मिल जाएगा और वो बच्चा आगे बढ़ेगा। आने वाले विधानसभा चुनाव में राजस्थान भाजपा में चल रहे अंतर्द्वंद से अब अजमेर भी अछूता नहीं रहा। अजमेर उत्तर से शहीद हेमू कालानी के परिवार से ताल्लुक रखने वाली तीसरी पीढ़ी की साध्वी अनादि सरस्वती द्वारा भी अप्रत्याशित रूप से की गई दावेदारी से भाजपा आलाकमान को टिकट वितरण में काफी सोचने को मजबूर होना पड़ेगा। साध्वी अनादि सरस्वती ने अजमेर उत्तर विधानसभा से दावेदारी कर बाकी दावेदारों की दावेदारी को नगण्य कर दिया है। अनादि सरस्वती क्योंकि सिंधी समाज से हैं और सिंधी समाज के पूज्य अमर शहीद हेमू कालानी के रिश्तेदार होने के कारण उन्हें सिंधी समाज का तो एक तरफा समर्थन मिलना तय माना जा रहा है और भगवा धारण सन्यासी होने के कारण समस्त 36 कौम का भी समर्थन उन्हें प्राप्त है। साथ ही विभिन्न साधु संतों के अखाड़ों से सीधे जुड़े होने के कारण सभी साधु संत उनके दावे को अपना पूरा समर्थन दे रहे हैं। जानकारी है कि अजमेर उत्तर विधानसभा सीट अघोषित रूप से सिंधी समाज के लिए आरक्षित होने के कारण ही सिंधी समाज के 6 दावेदार अभी तक अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर चुके हैं, जिनमें वर्तमान विधायक वासुदेव देवनानी,
हरीश गिदवानी, मोहन लालवानी, कमल प्रकाश कृष्णानी, सुरेश सिंधी और साध्वी अनादि सरस्वती शामिल हैं। इनमें से साध्वी अनादि सरस्वती का दावा भाजपा की वर्तमान सनातनी विचारधारा को देखते हुए सबसे प्रबल माना जा रहा है। उनके अजमेर उत्तर से चुनाव लड़ने के दावे से वर्तमान विधायक वासुदेव देवनानी सहित अन्य दावेदारों में चिंता की लकीरें गहराने लगी है। हेमू कालानी को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। शहीद क्रांतिकारी हेमू कालानी अपने सेक्रीफाइस के लिए, अपने त्याग के लिए जग जानता है उन्हें। भारत पाकिस्तान विभाजन के पहले ही उनकी शहादत हुई थी और किस तरह से उन्होंने अंग्रेज़ों को धूल चटाई थी, कितना बड़ा एक क्रांतिकारियों के समूह में अपनी भूमिका निभाई थी, ये सब हम जानते हैं। मेरे परदादा के भाई थे हेमू कालानी और हमारी जो नींव है सिंध सखर से है जी। सिंध सखर से हम लोग यहाँ आए, फिर यहाँ पर आकर हमारे दादाओं ने परदादाओं ने संघर्ष किया। हेमू कालानी जी तो क्रांतिकारी बन गए, पढ़ाई जितनी कर सकते थे करके, फिर वो शहादत उन्होंने दी। हमारे दादा ने यहाँ पर संघर्ष करके अपना बिजनेस एस्टेब्लिश किया। अब लेते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। अब आपके शहर अजमेर में खुल गया है अनंत टीवीएस का नया शोरूम, जहां आपको मिलेंगे टीवीएस टू व्हीलर में इलेक्ट्रिक व नॉन इलेक्ट्रिक आईसी इंजन की विश्व स्तरीय रेंज। इलेक्ट्रिक व्हीकल में टीवीएस का iQube उपलब्ध है। ग्रामीण इलाकों के लिए टीवीएस का एक्सेल, साथ ही वर्ल्ड क्लास सर्विस सेंटर, ट्रेन टेक्नीशियनों के साथ व बैंकों से फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध है, वह भी बेहतरीन ऑफर के साथ। अनंत टेक व्हील IBM ऑफिस के सामने, आदर्श नगर, नसीराबाद रोड, अजमेर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, a unit of Varsha Group, lets you live better. ए सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। सिविल लाइन थाना पुलिस ने पिछले 4 वर्षों से धोखाधड़ी के मामले में फरार चल रहे एक स्थायी वारंटी को गिरफ्तार कर आज न्यायालय में पेश किया। सिविल लाइन थाने के हेड कांस्टेबल सज्जन सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि 2013 के एक प्रकरण में 7 पीपली बालाजी मंदिर के पास रहने वाला जय चौहान 2019 से तारीख पेशी से फरार चल रहा था। इसके विरुद्ध न्यायालय ने गिरफ्तारी वारंट जारी किए हुए थे। कल आरोपी जय चौहान को गिरफ्तार किया गया और अब अग्रिम अनुसंधान जारी है। आजा का एक स्थायी वारंटी था जय चौहान सन ऑफ कैलाश चौहान, 7 पीपली बालाजी मंदिर के पास अजमेर। उसके वर्ष 2019 से 420 406 IPC में 2019 से स्थायी वारंट जारी हो रखे थे, जिसको थाना आजा के कांस्टेबल शोधान रामावतार व हरिराम हेड कांस्टेबल ने गिरफ्तार किया। आरोपी के बारे में जानकारी पूर्व में दी जा चुकी है। करीब 4 वर्ष से स्थायी वारंट था, 4 वर्ष से फरार था। ये तो उस पुराने प्रकरण को 2013 का प्रकरण है। इसके विरुद्ध सरकार जय चौहान केस था। न्यायालय ACJM 3 अजमेर से स्थायी वारंट जारी हो चुका। अजमेर जिला बार और अजमेर शहरवासियों के लिए एक अच्छी खबर है कि मंगलवार सुबह अजमेर में राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग सर्किट बेंच का उद्घाटन किया जाएगा। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि सावित्री चौराहा स्थित उपभोक्ता न्यायालय परिसर का उद्घाटन मंगलवार सुबह 10 बजे मुख्य अतिथि जिला एवं सत्र न्यायाधीश संगीता शर्मा के द्वारा किया जाएगा। कार्यक्रम में उपभोक्ता मंच अजमेर के अध्यक्ष ओम प्रकाश शर्मा विशिष्ट अतिथि रहेंगे। अजमेर जिलाधीश भारती दीक्षित के साथ राज्य आयोग के सदस्य जस्टिस देवेंद्र कच्छावा, राज्य आयोग के सदस्य मनफूल गुजर के साथ न्यायाधिपति और कई न्यायपालिका से जुड़े न्यायाधीश और अधिवक्ता मौजूद रहेंगे। राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की सर्किट बेंच अजमेर में शुरू होने से अब जयपुर नहीं जाना पड़ेगा। बार अध्यक्ष नरेंद्र सिंह राठौड़ ने हर्ष व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, न्यायाधिपति देवेंद्र कच्छावा का आभार व्यक्त किया। हमारे लिए बड़े हर्ष की बात है और पूरे अजमेर ज़िले के लोगों के लिए भी बड़ी खुशी की बात है
राज्य उपभोक्ता प्रतिष्ठा आयोग की सर्किट बेंच का कल अजमेर में शुभारंभ हो रहा है। सावित्री चौराहे पर जो राजकीय कन्या महाविद्यालय का परिसर है, जहां जिला उपभोक्ता मंच अभी चल रहा है, उसी परिसर में उद्घाटन का कार्यक्रम है। जस्टिस देवेंद्र कच्छावा जी जो राज्य आयोग के अध्यक्ष हैं, वो और उनके साथ मनफुल गुजर जी राज्य आयोग के सदस्य, ये जयपुर से कल आएंगे। 10 बजे ये समारोह होगा, जिसमें न्यायाधिपति महोदय मुख्य अतिथि होंगे। जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदया संगीता शर्मा जी, अजमेर के जिलाधीश भारती दीक्षित जी और उपभोक्ता मंच जिला अजमेर के अध्यक्ष रमेश शर्मा जी ये कार्यक्रम में विशेष अतिथि के तौर पर आएंगे। कार्यक्रम में जो वहाँ पर व्यवस्था की गई है, आधा पौन घंटा का कार्यक्रम चलेगा और उसके बाद विधिवत बेंच प्रारंभ हो जाएगी और सुनवाई शुरू हो जाएगी। करीब 11:30 के आसपास कल से सुनवाई शुरू हो जाएगी। भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की विचारधाराओं को लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने के उद्देश्य से ITI मदार में गांधी महोत्सव समिति के 10 दिवसीय कार्यक्रम के अंतर्गत आज तीसरे दिन एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। सामाजिक संस्था गांधी महोत्सव समिति गत कई वर्षों से गांधी जयंती के पूर्व गांधी पखवाड़ा मनाते आ रहे हैं, जो विभिन्न जगहों पर आयोजित किए जाते हैं। आज ITI में आयोजित कार्यक्रम में गांधी की विचारधारा को लोगों तक पहुंचाने पर व्याख्यान हुआ। जन शिक्षण संस्थान की निर्देशक श्वेता आनंद ने बताया कि आज गांधी की प्रासंगिकता को बताया जा रहा है। मुख्य वक्ता केंद्रीय संचार ब्यूरो के पराग मानले और लेखक कवि रास बिहारी कौड़ ने अपने विचार रखे। मानले ने बताया कि गांधी को जानना अपने आप को जानना है। गांधी राजनेता ही नहीं अपितु एक औद्योगिक इकाई भी थे। श्वेता ने बताया कि जितने भी लाभार्थी हैं सभी यहाँ आए हैं और आज एक पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन भी रखा गया है, जिसके पुरस्कार 2 तारीख को गांधी जयंती पर दिए जाएंगे। जी, आज गांधी महोत्सव समिति, ये जो समिति है ये अजमेर शहर के विभिन्न संस्थानों के द्वारा विभिन्न प्रबुद्ध व्यक्तियों के साथ मिलकर एक समिति बनाई गई है, जो गत वर्ष से विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन गांधी जयंती के पूर्व हम लोग करते हैं और एक पखवाड़े के रूप में इसको मनाने का प्रयास करते हैं। मुख्य उद्देश्य यही है कि गांधी की विचारधारा को लोगों के समक्ष हम लोग प्रस्तुत करें, जो समाज के विभिन्न वर्गों को भी प्रभावित करती है और क्षेत्र के हर विभाग के अंदर इसका अपना एक महत्व रखती है। तो जन शिक्षण संस्थान के जो हमारे केंद्र चल रहे हैं, आज यहाँ ITI मदार में इग्मिस ITI में हम लोगों का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने आज हमारे जितने भी लाभार्थी हैं वो यहाँ आज आए हैं। साथ ही पोस्टर प्रतियोगिता का एक आयोजन हमने यहाँ पे किया है, जिनका पुरस्कार 2 अक्टूबर को जो हमारा अंतिम कार्यक्रम होगा वहाँ पर उनको दिया जाएगा। गांधी महोत्सव समिति के 10 दिवसीय कार्यक्रम के तहत आज हम ITI मदार में हैं और अलग अलग समय में अलग अलग बातों को करते हुए गांधी की प्रासंगिकता को बताया जा रहा है। गांधी उद्योग, क्योंकि औद्योगिक इकाई है, उद्योग के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। गांधी को एक मोटे रूप में मान लिया जाता है कि राजनेता, राजनीतिक सिपाही हैं जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया, लेकिन गांधी उससे इतर भी बहुत काम करते रहे हैं और हमारी आज की पीढ़ी को मैं पराग मानले, अनंत भटनागर और हमारी जो महोत्सव समिति के अन्य सदस्य श्वेता जी वगैरह सभी लोग मिलकर ये काम कर रहे हैं कि हम अपनी पीढ़ी को, अपने आने वाले लोगों को और सामाजिक संस्थानों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि गांधी का व्यक्तित्व को जान लेना, अपने आप को जान लेना है, अपने सही मार्ग को पहचान लेना है और गांधी के रास्तों से देश के वर्तमान को गढ़ते हुए सुंदर भविष्य का निर्माण करना। नसीराबाद के निकटवर्ती ग्राम राजगढ़ के गोपाल सागर तालाब में गुजरों के खेत के पास 4 दिन पूर्व पानी में डूबे हुए अधेड़ के शव की शिनाख्त अभी तक नहीं हुई। 4 दिन पूर्व नसीराबाद के गोपाल सागर तालाब में एक अधेड़ का शव ग्रामीणों को दिखाई दिया था, जहां ग्रामीणों ने नसीराबाद सदर थाना पुलिस को दूरभाष के जरिए सूचना देकर बताया कि तालाब में एक अधेड़ व्यक्ति का शव पड़ा है। ग्रामीणों की सूचना पर सदर थानाधिकारी रोशन सिंह सामरिया मैं जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों की मदद से शव को तालाब से बाहर निकलवाकर नसीराबाद राजकीय सामान्य चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया, परंतु आज शव को मोर्चरी में रखे हुए 4 दिन पूरे होने के बावजूद भी अभी तक मृतक की शिनाख्त नहीं हुई है, जिसको लेकर सदर थानाधिकारी सामरिया द्वारा मृतक के परिजनों को ढूंढने के प्रयास जारी है। अब लेते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलता है एक नए सफर पर। अब आपके शहर अजमेर में खुल गया है अनंत TVS का नया शोरूम, जहां आपको मिलेंगे TVS 2 व्हीलर में इलेक्ट्रिक व नॉन इलेक्ट्रिक IC इंजन की विश्व स्तरीय रेंज। इलेक्ट्रिक व्हीकल में TVS का iQube उपलब्ध है। ग्रामीण इलाकों के लिए TVS का एक्सेल, साथ ही वर्ल्ड क्लास सर्विस सेंटर
ट्रेन टेक्नीशियनों के साथ व बैंकों से फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध है, वह भी बेहतरीन ऑफर के साथ। अनंत टेक व्हील IBM ऑफिस के सामने, आदर्श नगर, नसीराबाद रोड, अजमेर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, a unit of Varsha Group, lets you live better. ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। विप्र सेना ने कल 24 तारीख को एक निजी होटल में बैठक आयोजित की, जिसमें 8 अक्टूबर को एक अधिवेशन करने का निर्णय लिया गया और उसके सफल आयोजन हेतु 21 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया। विप्र सेना की ओर से आयोजित बैठक में विप्र सेना के प्रवक्ता पंडित किशन शर्मा ने बताया कि ब्राह्मण समाज के 8 तारीख को होने वाले अधिवेशन में समाज अपनी 7 सूत्रीय मांगे सरकार के सामने रखेंगे और उन मांगों को मनवाने के लिए सरकार को सकारात्मक रूप से मनाने की कोशिश की जाएगी। 7 सूत्रीय मांगों में मुख्य रूप से छात्रावास के लिए जमीन, बच्चों को स्कॉलरशिप, पुजारी प्रोटेक्शन बिल, EWS को 10 से 14% करने व सनातन बोर्ड का गठन करने की मांग रखी गई है। अधिवेशन हेतु हर ब्राह्मण के घर पीले चावल बांटे जाएंगे और शहर में होर्डिंग लगाए जाएंगे। मंगलवार को पुष्कर में महाआरती की जाएगी। बैठक में रमा मिश्र, रमा शर्मा, मधु भारद्वाज, मंजू शर्मा, रजनी शर्मा, करुणा शर्मा, पूजा शर्मा, पूनम शर्मा, हीना शर्मा, ज्योति शर्मा, संगीता शर्मा, आभा भारद्वाज, नंदा अलका, पूजा, निशा, पुनीत भारद्वाज, अशोक शर्मा, विनीत पारिक, शिव कुमार, भुवन पंडित, सतीश शुक्ला, महेश्वर झा, हिमांशु वैष्णव, दीपांशु शर्मा, चंद्रशेखर शर्मा आदि मौजूद थे। आज ब्राह्मण समाज की बहुत बड़ी मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें तय किया गया कि 8 तारीख जो आ रही है, आने वाली 8 तारीख को 8 अक्टूबर को एक बहुत बड़ा अधिवेशन ब्राह्मणों का अजमेर शहर के अंदर रखा जाएगा और एक मांग रखी जाएगी कि अजमेर जिले में ब्राह्मणों को बड़ा प्रतिनिधित्व मिले, जिसमें अजमेर उत्तर और पुष्कर के लिए विशेष अनुरोध किया जाएगा। उसके अलावा जो पुजारियों के लिए जो प्रोटेक्शन एक्ट है उसकी बात की जाएगी और EWS का जो है वो दायरा और उसका प्रतिशत बढ़ाने की मांग रखी जाएगी तथा सभी समाजों को जब भी जमीन आवंटित की गई है तो ब्राह्मण समाज के लिए भी जमीन आवंटन की मांग की जाएगी। और कई मुद्दे हैं, क्योंकि जब जब ब्राह्मण बोला है राज सिंहासन डोला, और इस अधिवेशन को लेकर सारी चर्चाएं बड़े रूप में होने वाली है और बहुत जल्दी नतीजा आपके सामने होगा। आज यहाँ पर विप्र सेना की सभी ब्राह्मणों की यहाँ पर मीटिंग रखी गई है और मीटिंग का हमारा मुद्दा हम पहले ही बता चुके हैं जो हमारी डिमांड है, लेकिन अभी भी शायद उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि अभी कल के न्यूज़पेपर में जैसा कि भूमिका दिया गया है कि उसको, लेकिन हमारे ब्राह्मणों का कहीं कुछ भी नहीं है। तो बार बार हमारी यही डिमांड है कि ब्राह्मण बिल्कुल एक ऐसा उसको कर दिया गया है कि जैसे वो कुछ है ही नहीं। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो 92% ला रहे हैं फिर भी उनके लिए नौकरी का कुछ भी नहीं है, छात्रावास भी नहीं है और एजुकेशन में भी उनको किसी तरह का कोई भी छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। तो ब्राह्मण, ऐसा नहीं कि ब्राह्मण गरीब नहीं होता, वो भी निर्धन है, जो कि मध्यम वर्गीय परिवार के लोग ऐसी स्थिति से जूझ रहे हैं ब्राह्मण लोग कि हम बता नहीं सकते, जिससे सरकार की तरफ से किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं मिलती है। हमारी बार बार मैं यही अनुरोध करती हूँ कि ब्राह्मणों की तरफ भी ये देखा जाए। ये जरूरी नहीं कि ब्राह्मण है तो उन्हें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं, वो भी गरीब हैं, वो भी मध्यम वर्गीय के, ना तो कुछ मांग सकते हैं ना वो कुछ कह सकते हैं। तो मेरा बार बार ये अनुरोध है सबसे कि थोड़ा सा इस चीज़ पे ध्यान दिया जाए। तेजा दशमी के मौके पर गुलाबबाड़ी स्थित तेजा जी की देवली मंदिर पर भव्य भजन संध्या का आयोजन किया गया। इस मौके पर जाने माने भजन गायक ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी। देर रात तक जागरण में तेजा जी के भजनों पर क्षेत्रवासी जमकर थिरके। ये नयागढ़ गुलाबबाड़ी के अंदर तेजा जी का मेला बढ़ रहा है, जो पिछले 75 सालों से बढ़ता हुआ आ रहा है। ये बहुत प्राचीन है और यहाँ पर हर वर्ष की कम से कम 40 से 50 हज़ार पब्लिक मेले में इकट्ठी होती है
और एक दिन पहले यहाँ पे जागरण का आयोजन किया जाता है। जागरण के अंदर जयपुर से पार्टी बुलाई गई है और तेजाजी महाराज की जागरण है। ये मेला नयागढ़ गुलाबबाड़ी में भराया जाता है और इसके आज जागरण है और कल मेला है। जागरण के अंदर आज ब्यावर से सुनील भट्ट और जयपुर से आशा कुमावत को बुलाया गया है और आज बहुत विशाल जागरण इस प्रांगण में किया जा रहा है, जिसके अंदर गैदरिंग है और इसके अंदर दूर दूर से झंडे भी आते हैं। आज भी झंडे आए थे और कल भी बहुत दूर दूर से झंडे आएंगे। कम से कम 40-50 हज़ार के आसपास गैदरिंग रहेगी और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से विशाल जागरण और मेला भराया जाता है। और ये मंदिर नयागढ़ गुलाबबाड़ी मेन चौराहा तेजाजी की देवली के नाम से फेमस है। कम से कम 75-80 साल पुराना ये मंदिर है। राजस्थान सरकार द्वारा गांधी दर्शन अर्थ महाकुंभ के कार्यक्रम में झुंझुनू से उदयपुर गए पदाधिकारी को झुंझुनू रोडवेज के ड्राइवर और कंडक्टर के दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा। कार्यकर्ताओं ने बस ड्राइवर और कंडक्टर के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। गांधी दर्शन के महासचिव एडवोकेट श्यामलाल सैनी ने बताया कि झुंझुनू जाकर के ड्राइवर कपिल देव और कंडक्टर ने यात्रा के दौरान सभी यात्रियों को काफी परेशान किया। एक घंटे तक धूप में बस को खड़ा कर दिया गया और खुद गायब हो गए। यात्रा के दौरान कंडक्टर और ड्राइवर ने शराब का सेवन भी कर रखा था। कल रात को भी ड्राइवर ने अजमेर आगार में बस लाकर खड़ी कर दी। देखो, हमारा जो राजस्थान सरकार का एक प्रोग्राम था उदयपुर वाटी में, गांधी दर्शन अर्ध कुंभ महासम्मेलन 24 सितंबर को, और मैं उदयपुर वाटी उपखंड का गांधी दर्शन समिति का संयोजक हूं। और हमारे उदयपुर वाटी से मुरारी जी सैनी, झुंझुनू से मुरारी जी सैनी के नेतृत्व में हम यहाँ झुंझुनू से उदयपुर के लिए आए थे प्रोग्राम में। 24 तारीख को हमारा प्रोग्राम था और 23 तारीख को 5 बजे झुंझुनू से गाड़ी चली थी और बड़ा गांव होते हुए उदयपुर वाटी आई। उदयपुर वाटी से भी हमारे कुछ लोग बैठे। उसी टाइम से ये जो इनके ड्राइवर, इनके कनेक्टर, इसने शराब पी रखी थी, बदबू आ रही थी। हमारे सारे जो समिति के सदस्य हैं सभी लोगों ने घोर विरोध किया इस बात का कि सभी ने मेरे को कहा, फिर भी हमने किसी भी तरह से उनको चला दिया कि कोई बात नहीं। दारू पी रखी थी, बार बार इतनी बदबू आ रही थी, गाड़ी में बैठा भी नहीं जा रहा था। जी, आप इसकी जांच करवा सकते हो आप इसकी चीज़ की। फिर भी हमने किसी भी तरह से एडजस्ट करके हमने गए। कल सुबह हमें 8 बजे वहाँ पहुँचा दिया। फिर हमारा वो प्रोग्राम था। उसके बाद हमें एक बार ज़रूरत पड़ी कहीं इस गाड़ी की, तो हमने इनको आधे घंटे तक रिक्वेस्ट किया कि हमें आप वहाँ छोड़ दो। ये गए नहीं है ना, बार बार मना करने के बाद में भी नहीं, हमने बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद में भी नहीं गए। बाकी गाड़ी का होता है, हम जहाँ ले जाए वहाँ जानी चाहिए ना, और हम विभाग से संबंधित काम ही जा रहे थे उस पर, लेकिन उन्होंने मना कर दिया बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद में भी नहीं गए। हमारे साथ 19 तो जेंट्स हैं और 4 लेडीज़ हैं। फिर कल वहाँ हम 5 बजे चले, हमारा वहाँ से 8 बजे चलने का था प्रोग्राम। उन्होंने कहा कि खाना पैक हो रहा है, खाना लेके आप चले जाना 8 बजे। लेकिन हमारे जो सभी लोग हैं इन्होंने कहा कि हम रास्ते में एक मंदिर आता है, रास्ते पे नाथद्वार, वहाँ हम चलेंगे मंदिर में, इसलिए हम वहाँ से 3 घंटे पहले आ गए। फिर जब हम 4 बजे गाड़ी में बैठे तभी ये गाड़ी नहीं स्टार्ट कर रहे हैं। 1 घंटे वहाँ इन्होंने ज़बरदस्त किया। कभी बोल रहा है वो ड्राइवर नहीं आया, कभी बोल रहा है बाकी ड्राइवर एक ही है, कभी बोलता है वो कनेक्टर नहीं आ रहा। हमने बार बार सारे लोगों को 1 घंटे धूप में खड़ा रखा वहाँ पे। हाँ, हम शिकायत दर्ज करवा रहे हैं रोडवेज के कनेक्टर और ड्राइवर के खिलाफ करवा रहे हैं। इन्होंने अभद्र व्यवहार किया, दारू पी के गाली गलौज की और हमारे लोगों को परेशान किया। रात से हम 1:30 बजे से यहाँ परेशान हो रहे हैं ना। वहीं झुंझुनू जाकर के ड्राइवर कपिल देव ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि सभी यात्री बार बार अलग अलग जगह बेवजह बस को रोक रहे थे। बस ड्राइवर ने बस नहीं रोकी तो उनके खिलाफ झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। झुंझुनू से हम इनको चिड़ावा और ये अपने उदयपुर वाटी होते हुए सीकर से फिर अपने कुचामन किशनगढ़ होते हुए उदयपुर कोई प्रोग्राम था इनका, उनमें लेके आए थे। ठीक है, वहाँ से हम इनको रिटर्न लेके आ रहे थे तो इन्होंने कहा कि हमें नाथद्वारा मंदिर दिखाओ। ठीक है, तो मैंने हमारे चीफ साहब से बात की, उन्होंने कहा कि नहीं आप सीधा आओगे, जैसे आना है अपना रास्ता रोड है उसी से आओगे। बीच रास्ते में गाड़ी ख़राब हो गई। अब ये कह रहे हैं कि भैया शराब पी और पिया। इनको जाने में जो सुविधाएं दी मैंने उतनी दी, आने में बारिश हो रही थी, इन्होंने रिक्वेस्ट की कि भैया बारिश हो रही है हमें नहाना है, मैंने वहाँ भी इनके लिए गाड़ी रोकी है। फिर भी ये कह रहे हैं कि भाई शराब पी और भी। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप तुरंत प्रभाव से अभी इसी वक्त शराब का शायद मेरे को नहीं मालूम कितने क्या घंटे क्या रहता है, लेकिन अभी रात को यहाँ 1:30 बजे आए हैं, अभी ये सुबह के कितने 8 साढ़े 8 हुए होंगे, तो मेडिकल करवा सकते हैं यहीं पे। इसके लिए मैं चालक हूँ इस वाहन का और मैं इसके लिए तैयार हूँ। आज बस इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।